सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं इस समय नई दिल्ली के पूसा, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। श्री आशीष कुमार भूटानी जी, सचिव सहकारिता विभाग, डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी, सचिव मत्स्य पालन विभाग, और डॉक्टर मिनेश शाह, एनडीडीबी के अध्यक्ष महोदय, और आज पूसा के इस सभागार में आए हुए सभी सहकारिता और डेयरी से जुड़े हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। मोदी जी की तीसरी टर्म में, एनडीए सरकार की तीसरी टर्म में सहकारिता के मंत्रालय की 100 दिन का आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय ने जो 10 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव इस 100 दिन में लिए हैं, उसमें से 3 इनिशिएटिव को आज एक ही मंच से लॉन्च किया जाता है। लगभग 3 साल पहले सालों से प्रतीक्षित एक मांग थी कि देश के 15 से अधिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों से जुड़े सहकारिता आंदोलन को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, सम विकास की दृष्टि के साथ देश भर में हर गांव तक पहुंचाने के लिए, विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए। लगभग 70 साल से मांग सत्ता के गलियारों में इधर उधर घूमती रही। अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्वतंत्र स्थापना का निर्णय किया। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्यशाली है और मेरे लिए ज्यादा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि देश का प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का सम्मान मुझे मोदी जी ने दिया है। मित्रों, सहकारिता वह शक्ति है जो व्यक्ति की शक्तियों को सामूहिक रूप से लाकर समाज की शक्ति के रूप में परिवर्तित करती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी, मगर कोई एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। सहकारिता का मंत्र ही ये है कि सब साथ में आए, सबकी अच्छाइयां एकत्रित हो, और सबकी अच्छाइयां एकत्रित होते ही सबकी कमियां कहीं दिखाई न पड़े, और इस सब अच्छाइयों का जो योग है वो राष्ट्र के विकास में आगे बढ़े। और इस सहकारिता का मंत्र कई जगह पर चमत्कारिक परिणाम दिखाया है, परंतु बहुत लंबे समय में चलते हमारे देश में सहकारिता आंदोलन एक प्रकार से अप्रासंगिक बनता जा रहा था। स्वाभाविक रूप से 70 साल में देश में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। देश के एडमिनिस्ट्रेटिव खाके पे परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, अर्थतंत्र के, इकोनॉमी के आयाम बदले गए, और अर्थतंत्र के चलन में भी ड्रास्टिक बदलाव आया, बहुत भरपूर बदलाव आया। ये सब के साथ सहकारिता आंदोलन के मूल तत्व को संभालकर सहकारिता में जो परिवर्तन करने की जरूरत थी, वो समय अनुकूल परिवर्तन नहीं किए गए। इसके कारण कुछ राज्यों में सहकारिता एकदम से सफल हुई, कुछ राज्यों में सरकार की दया पर निर्भर हो गई, और कुछ राज्यों से लुप्त ही हो गई।
जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया तब उसका उद्देश्य ये था कि समग्र देश के हर जिले, हर गांव के अंदर सहकारिता फिर से पुनर्जीवित हो, सहकारिता के कानून, सहकारिता की कार्यप्रणालियां और सहकारिता की संस्कृति तीनों को समय अनुकूल बनाकर नए सांचे में ढाला जाए और इसके उपयोग से 140 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर रोजगारी का एक ऐसी नई शुरुआत की जाए कि जिसके आधार पर न केवल देश संपन्न बने, हर एक व्यक्ति स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर पाए। और इस उद्देश्यों के लेकर 3 साल में काम हुआ। 3 साल में लगभग अब तक 60 नए इनिशिएटिव लिए गए हैं और मैं मानता हूं कि इस 100 दिन में हमने जो 10 इनिशिएटिव लिए हैं वो 10 इनिशिएटिव सहकारिता क्षेत्र को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसमें से 3 आज इसी मंच से अभी एक प्रकार से सार्वजनिक किए हैं। 2 लाख प्राथमिक डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां और पैक्स, ये तीनों का संयुक्त एक उपबंध बनाकर हमने देश भर में भेजा था। देश की सभी राज्य सरकारों ने इसको स्वीकार किया है। तो 2 लाख नई प्राथमिक सहकारिता रजिस्टर्ड होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पैक्स न हो, डेयरी न हो या मत्स्य की कोऑपरेटिव न हो। और ये होते ही समग्र देश सहकारिता की रीच से तृप्त हो जाएगा। ये होते ही तहसील और जिले की संस्थाएं बनेगी और राज्य की संस्थाओं को भी एक नई ताकत और गति मिलेगी। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि एक जमाने में जो पैक्स बने थे बंद हो गए, अब नए पैक्स जो रजिस्टर्ड होंगे वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि हमने पैक्स के साथ 25 प्रकार के अलग अलग कामों को जोड़कर इसको वायबल बनाया है। पैक्स पहले कृषि धिराण, शॉर्ट टर्म लोन कृषि के लिए देने का काम करते थे। अब हमने इसके साथ डेयरी जोड़ी है, मत्स्य की जोड़ी है, इसके साथ गोडाउन का भी जुड़ाव किया है, सस्ते अनाज की दुकान, सस्ती दवाइयों की दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी का गैस का सिलेंडर, पानी के वितरण की व्यवस्था है। ढेर सारी चीजों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा है। इससे ये 2 लाख पैक्स बनकर हर पंचायत में जो पैक्स बनेंगे, न केवल पैक्स हमारे त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे को मजबूती देने का काम करेंगे। क्योंकि जब पैक्स मजबूत होता है, पैक्स की संख्या बढ़ती है, तो अपने आप जिला बैंक मजबूत होती है। जिला बैंक अगर मजबूत होती है तो अपने आप स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होती है। और ये जो आज श्वेत क्रांति 2, इसका एसओपी का विमोचन किया गया है। मैं लल्लन सिंह जी को बड़े हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब एक कैबिनेट नोट बन रही थी तब सहकारिता मंत्रालय और लल्लन सिंह जी का मंत्रालय दोनों ने साथ में बैठकर इस पर विचार किया था। इतनी बारीकी से शायद ही श्वेत क्रांति के लिए कभी विचार किया गया होगा। जो लक्ष्य तय किए हैं वो सारे लक्ष्य की परिपूर्ति होते ही श्वेत क्रांति 2.0 बहुआयामी इसके उद्देश्य देश को परिचय मिलेगा। उसके पहले इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ये श्वेत क्रांति अभियान 2 जो है वो सबसे पहला काम करेगा महिला स्वावलंबन का, महिला सशक्तिकरण का। हम सब जानते हैं कि दूध के उत्पादन के साथ और विशेषकर कोऑपरेटिव दूध के उत्पादन के साथ, डेयरी के साथ माताएं बहनें जुड़ी हैं। और माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, उनका एम्पावरमेंट करना, सशक्तिकरण करना,
ये कोई और कार्यक्रम नहीं कर सकता जितना अच्छे से हमारी डेयरी कर सकती है, और उसके कई राज्यों में उदाहरण जीवित है। आज मैं गुजरात की बात करना चाहता हूं। 36 लाख बहनें 60,000 करोड़ का व्यापार करती है और वो बहन का सिर्फ 100 रुपया शेयर मूडी है। 60,000 करोड़ का व्यापार। और खाद्य क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय ब्रांड अगर कोई आज बना है पूरे विश्व में तो अमूल बना है। जिस तरह से श्वेत क्रांति 2 महिला सशक्तिकरण करेगा, उसी तरह से श्वेत क्रांति 2 हमारे कुपोषण के खिलाफ जंग को भी ताकत देगा। जब दूध की उपलब्धता बढ़ेगी तो सब उसका सबसे बड़ा फायदा गरीब बच्चे को होता है, कुपोषित बच्चे को होता है। और उसका उदाहरण मैं गुजरात का जानता हूं। मेरे गांव में जब डेयरी आई उसके पहले जो कुपोषण था और डेयरी आने के 10 साल के बाद जो कुपोषण था, वे दोनों के बीच में बड़ा अंतर आया है। क्योंकि कोई भी मां पशु पालती है और दूध उत्पन्न करती है तो वो डेयरी में भरने से पहले अपने बच्चे को एक गिलास जरूर पिला देगी। ये मां का स्वभाव है। अगर घर में गाय ही नहीं है, भैंस ही नहीं है, तो आज उसकी ताकत नहीं है खरीद कर बच्चे को पिला पाए। मगर घर में पशुपालन हो रहा है, डेयरी के साथ वो मां जुड़ गई है, तो वो अपने बच्चे या बच्ची को निश्चित रूप से पहले कुपोषण से मुक्त कराएगी। कोई सरकार ये काम नहीं कर सकती भाइयों। सरकारें कितने भी साल प्रयास करे, जब तक मां बच्चे को और बच्ची को कुपोषण से बाहर न निकाले वो नहीं निकल सकते। ये काम भी श्वेत क्रांति 2 करेगा। तीसरा काम रोजगारी का। पाश्चात्य जगत के जो सारे एनजीओ हमारी माताओं बहनों को कहते हैं कि वो बहुत सारा बेरोजगारी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारे यहां घर में खाना पकाने का काम, बच्चों को बड़ा करने का काम, कृषि के इतर काम, ढेर सारा काम माताएं बहनें करती रहती हैं। परंतु फिर भी फॉर्मल तरीके से रोजगारी का सवाल आता है। जब पाश्चात्य दृष्टि से उनकी रोजगारी की गिनती होती है तो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की माताएं बहनें आज पीछे हैं। इस सारी माताओं बहनों को रोजगारी देने का काम अगर कोई करेगा तो श्वेत क्रांति 2 करेगा। क्योंकि डेयरी से जो चेक आएगा वो मां के नाम पर आएगा, बहन के नाम पर आएगा, और पति ने 1,000 रुपया उधार जब मांगना पड़ेगा उसके मन में भी बड़ा आनंद आ जाएगा। और मैंने दृश्य देखे हैं। मेरे हाथ से 50-50 लाख के 1-1 करोड़ रुपए के दूध के रेट के डिफरेंस के चेक मैंने खुद वितरण किए, और वो माता के नाम पर होते, बहन के नाम पर होते। तो एक प्रकार से रोजगारी का भी काम एक करेगा। तीसरा, चौथा, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अभियान उठाया है प्राकृतिक खेती का। और प्राकृतिक खेती के लिए अगर जितना पशुपालन का व्यवसाय पुख्ता होगा, प्राकृतिक खेती इतनी मजबूत होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं पशुओं के गोबर से ही प्राकृतिक खेती सफल और सबल होती है। और प्राकृतिक खेती का जो बढ़ोतरी हो रहा है वो पशुपालन के व्यवसाय से ज्यादा मजबूत होगा। और पांचवा, कृषि योग्य भूमि की उर्वरकता बढ़ाने का काम भी यही पशुपालन के काम से बढ़ेगी। तो ये 5 उद्देश्यों को एक साथ समाहित करते हुए श्वेत क्रांति 2 यहां पर आज लॉन्च किया गया है। मैंने उनका पूरा प्रेजेंटेशन देखा है। कई लोग आशंका करते हैं कि इतना बजटरी सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं पशुपालन विभाग को पूर्णतः आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सरकार का मोस्ट प्रायोरिटी क्षेत्र है और पूरा बजटरी सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एक साथ इतने सारे उद्देश्यों को सिद्ध करने वाला जो कार्यक्रम है वो सरकार की प्रायोरिटी में ऑटोमेटिक होता है। और तीसरा इनिशिएटिव लिया गया है सहकारिता में सहकार।
भाइयों बहनों, एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट के बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर ये योजना को लेकर जाते हैं। आज से 7 महीने पहले सहकारिता विभाग के अधिकारियों को मैंने काम दिया था, जिसमें गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और गुजरात राज्य का सहकारिता विभाग भी जुड़ा था, कि 2 जिलों को मॉडल बनाकर हम सहकारिता क्षेत्र की सभी संस्थाओं के बैंक अकाउंट सहकारिता बैंक में खोल दें। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों का और गतिविधियों का बैंक अकाउंट सहकारी बैंकों को और सहकारी संस्थाओं में खोल दे तो क्या होता है, इसका एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इसके साथ हमारे जो प्राथमिक सहकारी समिति के साथ, दुग्ध उत्पादक समिति के साथ जो माताएं बहनें जुड़ी हैं, उनको एक डेबिट कार्ड दे देना, एक क्रेडिट कार्ड दे देना, जिससे इनका एम्पावरमेंट बढ़े, साहूकारों की जरूरियत से वो मुक्त हो जाए। और इसका एक्सपेरिमेंट हमने किया और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमें मिले हैं। मैं आज बताना चाहता हूं कि पंचमहाल और बनासकांठा 2 जिलों में हमने अभियान शुरू किया और इसके तहत अब तक 4 लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में नए खोलने का काम किया है। और सिर्फ 2 जिले में 550 करोड़ रुपए की अधिक राशि जमा हुई है और 1732 माइक्रो एटीएम खुले हैं और 20,000 नए क्रेडिट कार्ड देने का काम हुआ है और लगभग 24 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन ये नए क्रेडिट कार्ड से हुए। आप कल्पना कर सकते हैं, 24 लाख ट्रांजैक्शन हमारी प्राथमिक कोऑपरेटिव की माताओं बहनों ने किया है। और फिर हमने राज्यव्यापी किया तो लगभग पूरे राज्य में अब तक, अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, अब तक 9 लाख से अधिक अकाउंट खुले हैं और करीब 4,000 करोड़ का डिपॉजिट कोऑपरेटिव बैंकों में बढ़ा है और टोटल अब तक 2600 माइक्रो एटीएम बांट दिया गया। अब हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं। हमने सुगमता के लिए यह भी तय किया है कि इसको राज्य को यूनिट नहीं बनाएंगे, जिले को यूनिट बनाएंगे। जिस जिले में सहकारिता का व्याप अच्छा है वो जिलों को पहले उठाकर सहकारिता में सहकार कंसेप्ट को लॉन्च करेंगे। और हमारे पास ये मैपिंग बहुत अच्छा है। कई पत्रकार मित्र मुझे पूछते हैं कि भाई 2 लाख समिति आपको बनानी है, ढूंढते ही 5 साल हो जाएंगे। मैं उनको कहता हूं मेरी ऑफिस में चले आइए। लल्लन सिंह जी यहां बैठे हैं, बिहार से हैं, तो बिहार का कोई जिला आप अंदर उंगली रख दीजिए, पहले भारत के नक्शे पर बिहार पर उंगली रख दीजिए तो पूरा बिहार आ जाएगा। बिहार के नक्शे पर एक जिले का उंगली रख दीजिए, पूरा जिला आ जाएगा। एक तहसील पर उंगली रखिए तो तहसील आ जाएगी। उसमें एक गांव पर उंगली रखिए या टाइप करिए तो गांव में कितनी कोऑपरेटिव है वो आ जाएगा, नहीं है तो वैक्यूम आ जाएगा। तो आज सहकारिता मंत्रालय के पास समग्र देश की हर पंचायत का डेटाबेस, हर तहसील का डेटाबेस है, हर जिले का डेटाबेस है और हर राज्य का डेटाबेस है, अंततोगत्वा पूरे राष्ट्र का डेटाबेस है। सहकारिता समिति कितनी है वो ही नहीं, किस प्रकार की है, उसका ऑडिट वर्क कैसा है और उसका टर्नओवर कैसा है, वो सब आज कोऑपरेटिव डेटाबेस में उपस्थित है। और ये कोऑपरेटिव डेटाबेस को हमने राज्य सहकारी रजिस्ट्रार और जिला के सहकारी रजिस्ट्रार और हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच में उपलब्ध करा दिया है। तो जो एक्सपांशन करना है वो हैफाजार्ड नहीं होगा। एक डेयरी बनानी है, गांव में एक डेयरी है तो उसके साथ दूसरी खोलकर वहां स्पर्धा नहीं करेंगे। जो गांव खाली है वहां पर स्पेसिफिक नई डेयरी एनडीडीबी खोलने के लिए प्रयास करेगी। इस प्रकार का एक वैज्ञानिक आयोजन हमने किया है और इसके लिए सभी प्रकार की एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही है। मुझे तो लगता था
कि शायद इसको मैं शुरू ही कर पाऊंगा, मगर मुझे लगता है कि समाप्त भी मेरे समय में ही हो जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और उत्साहवर्धक ये प्रतिसाद बहुत तेजी से हमारे ग्रामीण विकास, हमारे कृषि विकास और हमारे मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में हमारे विकास को नए स्पीड के साथ आगे बढ़ा रहा है। मित्रों, आज मैं यहाँ हूँ तब मैं श्वेत क्रांति 2.0 के लिए भी कहना चाहता हूँ कि भारत विश्व के डेयरी सेक्टर में एक सितारा बनकर उभर रहा है। आज 10 साल में पीछे मुड़कर देखते हैं तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। वो हम सब के लिए गौरव की बात है। पशुचारा, बीज, कृत्रिम गर्भधान, गोबर से आर्थिक स्थिति सुधारना और पशुओं के स्वास्थ्य, इस सभी क्षेत्रों के अंदर हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। 2070 में 40 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हमारा दूध का उत्पादन था, आज 167 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक हम पहुंचे हैं और विश्व का जो मानांक है वो 117 है। विश्व का मानांक 117 है, हमारी उपलब्धता 167 है। वैश्विक मानांक को भारत पार कर गया है और इसको भी और मजबूत कर डेयरी अब विदेशी मुद्रा का अर्जन भी करेगी। हम हमारी प्रोडक्ट को विश्व के बाजार में एक्सपोर्ट भी करेंगे और इसके लिए टेस्टिंग उपकरण, बल्क मिल्क कूलर, मिल्क कलेक्शन और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए 38 उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए भी भारत सरकार ने एक वैज्ञानिक आयोजन किया है, जो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने रखेंगे। डेयरी से जुड़ी कोई भी मशीनरी अब हमें नीदरलैंड से या जापान से लाने की जरूरत नहीं है, इसका 100% उत्पादन भारत में है। एक प्रकार से एक क्षेत्र में हम संपूर्ण आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हैं। मित्रों, आज सहकारिता मंत्रालय के 100 दिन के 10 इनिशिएटिव में से 3 इनिशिएटिव आपके सामने साझा करने थे। आप इतनी बड़ी संख्या में देश भर से आए हैं। कई राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष भी मेरे सामने बैठे हैं, कई जिला बैंकों के अध्यक्ष बैठे हैं। मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं, आभार भी करता हूं और ये तीनों अभियानों को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग मिलेगा ऐसी अपेक्षा भी करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। ये सीधा प्रसारण आप राजधानी नई दिल्ली के पूसा संस्थान से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं, तो मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय ने, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जो प्रमुख पहल की हैं, जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसके बारे में यह सम्मेलन था। और इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे। तमाम जो बड़ी बातें हैं वो आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही रहे थे। सहकारिता मंत्रालय को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे बहुत सारे लोगों को एक साथ कई तरह का लाभ होता है। इसीलिए उन्होंने एक बात खास तौर पर कही कि किसी भी तरह से इस मंत्रालय, इससे जुड़ी योजनाओं और उसके क्रियान्वयन में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। शुरुआत करते हैं अब इस वक्त कार्यक्रम की। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वक्त में कि कल जो जम्मू कश्मीर में पहले चरण की बम्पर वोटिंग हुई, उससे क्या पैगाम निकल करके आ रहा है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बौखलाहट कहां कहां पर हो रही है। और ये बौखलाहट अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी सामने आई है, जिससे कि अभी तक जो चर्चा हो रही थी कि 370 और 35A पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो रुख है, उसके साथ अब पाकिस्तान का रुख भी मिल गया है और मिले सुर मेरा तुम्हारा हो रहा है। तो इसी पर आज सबसे पहले बात करेंगे कि नए कश्मीर में बम्पर वोटिंग और जोश हाई।
जम्मू कश्मीर में पहले फेज के चुनाव में लोगों ने रिकॉर्ड मतदान करके जमहूरियत जिंदाबाद के जोश को हाई कर दिया है। पहले फेज के इस बम्पर पोलिंग से उत्साहित सियासी लीडरों ने भी प्रचार अभियान अब तेज कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया और पीएम ने इस मौके पर खासतौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। पहली बार दहशतगर्दी के साए से मुक्त वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग करके जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने इतिहास रच दिया है। पीएम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर की बर्बादी के लिए यही तीन खानदान जिम्मेदार हैं और आज भी ये दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बौखलाए हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान, खानदानी सियासत को इस बयान ने और उलझा दिया है। जियो टीवी पर, जो पाकिस्तान का निजी चैनल है, वहां पर इंटरव्यू देते हुए मुस्लिम लीग के नेता और पाकिस्तान सरकार के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अनुच्छेद 370 और 35A पर हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख से सहमत हैं। पाकिस्तान का मानना है कि शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू ने 370 और 35A तय किया था और मोदी सरकार ने हटा दिया। अब ये दोनों पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इसे वापस लाने की बात कर रही हैं। तो इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस जो बयान दिया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, इसने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान से स्पष्ट है कि पाकिस्तान और कांग्रेस के इरादे भी एक ही हैं और एजेंडा भी एक है। राहुल गांधी देशवासियों की भावना को आहत करते हुए हर भारत विरोधियों के साथ खड़े हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान अब अपना मुल्क संभाले, उन्हें हमारे चुनाव पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में, जैसा कि हमने बताया, कि आज जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही इस मौके पर जब वो वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं। और भी कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री के इस संबोधन में खास रात जुड़ रही है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ग्राउंड जीरो से, और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ इस मामले पर जुड़ेंगे। लेकिन पहले मैं रमा के पास चलता हूं। रमा, आज प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बड़ी बातें कही इस रैली में। क्या कुछ खास प्रधानमंत्री के संबोधन में रहा? और प्रधानमंत्री का आगे का भी आज कार्यक्रम है जम्मू इलाके में, कटरा में। प्रधानमंत्री के इस दौरे में जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री अपने संबोधन में? प्रधानमंत्री ने जो फोकस किया है तमाम बातों पर मुताबिक इस तरह से टूरिज्म से टूरिज्म का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक खुदा बची है, जम्मू कश्मीर में एक खुशहाली आई है, स्वतंत्र वातावरण बना है और उसी का परिणाम है कि पहले से इसकी जब वोटिंग का आंकड़ा देखते हैं कितने बम्पर वोटिंग को खबरें आती हैं और वो भी बिना किसी रफ्तार से, बिना किसी ब्लड से, बिना किसी हिंसा से, तो वो अपने आप में एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी है और कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 की बात अगर ये करते हैं तो क्या ये इस दौर को
वापस लाना चाहते हैं। जब यहाँ पर स्कूल जलाए जाते थे, जब यहाँ पर युवाओं के हाथों में पत्थर होते थे, तो यहाँ पर युवाओं के दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर की जगह एक भ्रम की स्थिति होती थी। उनको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। जहाँ पर माओ ने अपने बहुत सारे बच्चों को खोया है, और वो लालचो जहाँ पर जिससे दुहाई दी जाती थी, जहाँ पर जाने के नाम से व्यक्ति डरते थे, उस लाल चौक को आज देखिए क्या उसकी तस्वीर बदली है। किस तरह से वहां पर टूरिस्ट आते हैं, किस तरह से वहां पर इस तरह का वातावरण है जो पहले किसी में सोचा नहीं होगा। विकास के दौर में जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने यही कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो पूरा किया। बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा करती है, और स्टेट हुड की बड़ी बातें हो रही थी। स्टेट हुड जो है, तमाम दल यहाँ पर जब अपने चाहे घोषणा पत्र की बात हो, चाहे अपने भाषण की बात हो, तो उसकी बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये भी साफ किया कि स्टेट हुड अगर आएगा तो बीजेपी ही है स्टेट हुड यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि में विश्वास है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले दिन कानून की चर्चा में रहा था, तो यहाँ पर युवाओं की स्किल हुई, कितना यहाँ पर IIT, IIM और इसके साथ ही यहाँ पर एम्स बन रहे हैं। तो तमाम जो विकास की बातें हैं, प्रधानमंत्री ने कई जो है घोषणाएं दी थी, जिन पर लोग बड़े यहाँ पर कुछ नजर आए। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ये कहा कि यहाँ पर जो मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और उसके लिए सोलर पैनल का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा 80,000 रुपए प्रत्येक परिवार को दी जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो आयुष्मान भारत योजना है यहाँ पर हर व्यक्ति को उपलब्ध है, 5 लाख रुपए है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो 5 से 7 लाख रुपए है। किसान सम्मान निधि को कहा कि उन्होंने 10,000। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन सबसे बड़ा फोकस प्रधानमंत्री का यही था कि किस तरह से विकास को लेकर जाएंगे, जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। और अगर 370 की बात करते हैं, जो पहले का दौर है और जो अब का दौर है, उसको कंपैरिजन करके बताएं कि क्या उस दौर को वो वापस लाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमा जोड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जरूर जानकारी लेते रहेंगे, जम्मू कश्मीर के चुनावों से जुड़ी तमाम खबरें आपसे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक जिस बयान का हमने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पहले से थी, लेकिन अब उन्होंने खुल करके ये बात कह दी है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अनुच्छेद 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में बहाल करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज के एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन एक ही पेज पर है। कांग्रेस के तर्जुमान हैं, उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, जरा सुने। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिले। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है, और ये हक हम दिलवाएंगे। ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल, हमारा भी ये डिमांड है। जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं। तो आपने सुन लिया ना, एक पेज पर है, लेकिन ये बयान जो है ये किस तरह से भारी पड़ सकता है, इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान अपना मुल्क संभाले और उन्हें हमारे चुनाव पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला निश्चित तौर पर एक चतुर राजनेता हैं, इसीलिए वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। विनोद जी, ये जो बयान आया है कि एक ही पेज पर है, मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को भांप लिया कि ये बयान जम्मू कश्मीर में और बाकी भारत में कितना बड़ा असर डाल सकता है।
लाल जी, जैसा कि आप अभी उमर अब्दुल्ला साहब का बाइट देख रहे थे, सुन रहे थे, वो तो बहुत चतुराई से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन एक तो कर दिया डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं ख्वाजा अब्बास साहब, उन्होंने कम से कम कांग्रेस की इस चतुराई को एक्सपोज कर दिया जी। और इसी चतुराई को जब एक्सपोज किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस पे प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स हैंडल पे लिखा है कि कांग्रेस में कई जो एजेंडा है जी और उसके जो अपने प्लान है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है, इस बात के लिए कहने की कोई किसी को साक्ष्य की जरूरत नहीं है। साथ है कि अभी राहुल गांधी के विदेश यात्रा में जो देश की भावना है, यही बात अमित शाह कह रहे थे कि उस भावना के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया और देश विरोधी जो लोग थे, इल्हान उमर से लेके और सारे लोगों के साथ में जो उनकी तस्वीरें शेयर हुई, तो ये जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जिस मोड़ पे राजनीति कर रहे हैं उसमें उनके प्रवक्ता भले ही इसको छुपाते हुए कह रहे हो, लेकिन अगर वो एनसी के अलायंस हैं और एनसी इस बात का डिक्लेयर्ड कह रहा है कि हम इसकी वापसी कराएंगे, तो कांग्रेस चतुराई से इसमें भाग नहीं सकती है स्टेटहुड के नाम पे। बिल्कुल। तो ये बात आप इस बात से अगर प्राइम मिनिस्टर ये ख्वाजा अब्बास का जो आज का इंटरव्यू है जियो का, वो एक तरह से जो डुप्लीकेसी है सियासत में, उस चीज को एक्सपोज करते हुए उसने एक बात तो साफ कर दिया है कि भले ही आप इस चीज के लिए पाकिस्तान का ये बात करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने को पल्ला झाड़ ले, लेकिन वो इस बात के लिए इस बात को मान रहे हैं कि जो बात हम कह रहे हैं भारत सरकार से या भारत से कि भाई आप आर्टिकल 370 और 35 की वापसी होनी चाहिए, यही बात तो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और यही बात कांग्रेस कर रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो है इस मामले में हमारे साथ है और वो एक पेज पे है। तो इसका रिएक्शन जो आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं वो बहुत बड़ा रिएक्शन होने वाला है। ये रिएक्शन जो है अभी आप देखिए कि सोशल मीडिया से होते हुए लोगों के बीच में जब ये खबर पहुंचे उससे पहले उमर अब्दुल्ला एक तरह से इसको डैमेज कर। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि बहुत जल्दी उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को समझ लिया और बिल्कुल निश्चित तौर पर एक चतुर राजनेता है। लेकिन एक सवाल विनोद जी जो कि उमर अब्दुल्ला से ज्यादा कांग्रेस पर है कि आखिर ऐसा क्या है। मैं आपको करीब करीब एक दशक पुरानी बात बता रहा हूं। हाफिज सईद कहते हैं कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है भारत में, ठीक। आज अभी रक्षा मंत्री का, अपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान सुन ही लिया। हम कहते हैं कि क्या इससे हमारे देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर कई सवाल खड़े नहीं होते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं कि वहां के रक्षा मंत्री इस तरह उनके कहते हैं एक ही पेज पर हैं। हाफिज सईद जो नोटोरियस टेररिस्ट है वो कहते हैं कांग्रेस अच्छा काम कर रही है भारत में। लाल जी, जाहिर सी बात है जब दिग्विजय सिंह हाफिज सईद जी कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार का जो अपना एक रहा है हाफिज सईद का इंटरनेशनल टेररिस्ट है। आप इस एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को जब जी कहते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसके कॉज को कहीं ना कहीं से एड्रेस करते हैं, उसको इंडोर्स करते हैं। तो सीधा सा सिंपल सी बात है, आज के तर्क में इस इलेक्शन को लेके जो बीजेपी ने इलेक्शन के मूवमेंट वहां पे शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपने देखा कि यहाँ लोकतंत्र का आप एक समझिए कि एक जश्न बन रहा है जी। लोकतंत्र के इस जश्न में पहली बार है जो कई चीजें इस नया कश्मीर में बदली है। पहली बार इतनी भारी तादाद में जो है युवा वोट में शरीक होने से ज्यादा उम्मीदवारी में सामने में आए हैं। पहली बार जो वहां की जो पार्टी है पीडीपी और एनसी, उनको हर पार्टी के कैंडिडेट को डाउट है कि हम इसमें चुनाव में जीत सकते हैं या नहीं। तो सवाल यह है कि जहां जमहूरियत की जड़ें इतनी गहरी है वहां आप एक स्पेशल स्टेटस का जो एक इमोशनल कार्ड खेलना चाहते थे, उस इमोशनल कार्ड को पाकिस्तान ने ही आपको एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल, आपको एक्सपोज इसलिए किया है कि आप वही सॉफ्ट सेपरेटिज्म जो हुर्रियत को पाकिस्तान ने खड़ा किया था, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बदले में वो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात तो जरूर है। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि गारंटी वाले घोषणा पत्र से कितना दर्द मिलता है। लेकिन इस समय सीधे कटरा चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा को वहां पर संबोधित कर रहे हैं, चुनावी जनसभा को। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को
कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है, ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं, हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में गांव-गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? आप सहमत हैं? क्या ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं है? और ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, जी भर के सजा देंगे। कांग्रेस के लोग ऐसी बातें भूल चूक से नहीं बोलते हैं। ये सोची समझी चाल है। ये एक नक्सली सोच है। ये दूसरे धर्मों और दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई सोच है। आज कांग्रेस पर इसी नक्सली सोच का कब्जा हो गया है। इसलिए आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, इसी नक्सली सोच के साथ कांग्रेस ने यहां डोगरा परंपरा पर भी हमला किया, अनाप शनाप लांछन लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये डोगरों की धरती पर आकर यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। कांग्रेस के नेता ने डोगरा विरासत पर ये हमला जानबूझकर किया है। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता है। इसलिए इन्होंने सालों साल तक जम्मू और कश्मीर के बीच खाई को गहरा किया। जम्मू के साथ हमेशा हमेशा भेदभाव किया, जबकि बीजेपी ने महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर
छुट्टी घोषित कर इस महान विरासत को सम्मान दिया है। कौन है? हमने जम्मू को विकास की नई धारा से जोड़ा है। साथियों, रियासी और उधमपुर के साथ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कैसा सौतेला व्यवहार किया है, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अटल जी की सरकार के समय चेनाब ब्रिज स्वीकृत हुआ था, लेकिन कांग्रेस एनसी की सरकार ने इसकी फाइल को दबा दिया। आपने मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ये काम सौंपा। आज ये शानदार पुल सुविधा के साथ साथ आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है। पेरिस के जिस एफिल टावर की इतनी चर्चा होती है, जहां लोग सेल्फी खींचने जाते हैं, ये चेनाब ब्रिज उससे भी कई फीट ऊंचा है। ये सीधा प्रसारण आप जम्मू के कटरा से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर अपने चुनावी दौरे पर हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले श्रीनगर में अपनी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस समय वो कटरा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और खास तौर पर जो उन्होंने उल्लेख किया कांग्रेस पर हमला करते हुए, कहा कांग्रेस के ऊपर नक्सली सोच हावी हो गई है, उसी से जो कांग्रेस है वो गाइडेड हो रही है। और उन्होंने साथ ही भ्रष्टाचार का जिक्र किया कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के रग रग में है और कश्मीर और जम्मू को जिस तरह से अलग करके रखा गया, जिस तरह अलग करके देखा गया, जम्मू के साथ जिस तरह का भेदभाव किया गया, उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि हरियाणा के लिए पिटारा खोल दिया गया है, लेकिन हिमाचल में, बगल में हिमाचल में क्या हाल हुआ है, कितना दर्द होता है इस पिटारे से, इस पर आज खास चर्चा करेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा में जो चुनाव चल रहा है तो वहां पर कांग्रेस ने गारंटी वाला पिटारा खोल दिया है। और लेकिन इस तरह का पिटारा, इस तरह के वादे कितना दर्द देते हैं वो बगल में हिमाचल के लोगों से जाकर पूछ लीजिए। विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दल फ्री रेवड़ी का पक्का वादा करके जनता को बैठे बिठाए सब कुछ देने की बात कर रहे हैं। इस दौर में मानो बिजली फ्री में पैदा हो रही हो और सप्लाई भी फ्री की जा रही हो। बिजली फ्री देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन राज्यों के बिजली बोर्ड कर्ज में डूबते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को हर हाल में हरियाणा की सत्ता चाहिए, तो जाहिर है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गारंटी की झड़ी लगा दी। हिमाचल और कर्नाटक की तरह कांग्रेस ने हरियाणा के वोटर्स को 7 गारंटी दे दी है, लेकिन कर्ज के बोझ से डूबा हरियाणा इसे सहन कर पाएगा
ये बड़ा सवाल है। महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह, बुजुर्गों को 6,000 रुपए का पेंशन, कर्मचारियों को ओपीएस, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बताना भूल गई कि 3,18,000 करोड़ रुपए के कर्ज वाले हरियाणा में इन रेवड़ियों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से होगा। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज ध्यान में नहीं रखा तो बीते महीने वहां के कर्मचारियों को सही समय पर सैलरी नहीं दे पाई। कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए हो गए। कर्नाटक की बात कीजिए, 5 गारंटी की मार वहां पर राज्य सरकार तो अभी तक झेल रही है। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा था ये गारंटी पूरा करने के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए चाहिए। विकास परियोजनाओं को वहां पर रोका गया और सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ा दिए गए। तभी लोगों ने समझा कि दुनिया में फ्री तो कुछ भी नहीं होता। कांग्रेस के घोषणा पत्र के जवाब में बीजेपी ने भी हरियाणा में संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 10 साल की अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के साथ बीजेपी ने विकास के कई नए मॉडल की चर्चा की है। वादों की झड़ी में बीजेपी ने पूरा करने की सावधानी बरती है। हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2,100 रुपए देने का बीजेपी ने वादा किया है। 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, स्थानीय 50,000 युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 24 फसलों की एमएसपी, ओलंपिक खेलों की नर्सरी। तो गारंटी की इस फ्रीबी में यह ध्यान रखना तो जरूरी है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की तरह कहीं हरियाणा की आने वाली सरकार को यह कहना ना पड़े कि कुछ महीनों तक सीएम सहित कर्मचारी सैलरी नहीं लेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से वोट करके पार्टी को फिर से एक बार हरियाणा में जिताने की अपील की। नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हमारे तरफ से तो गाड़ी चलती रहेगी, सिग्नल आप ना डाउन करें इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। हमारी गाड़ी बिना स्टॉप के चलती रहेगी, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और आपसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया हूं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घोषणा पत्र में हरियाणा के लिए गारंटियों की बात बताई। 7 वायदे, पक्के इरादे, ये जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बात आपने दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुन ली। अब जरा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन लीजिए, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस तो लगता है कि रेवड़ियां बांट रही है। कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास पर दूध नहीं देती है, और यही इसका घोषणा पत्र है। ये घोषणाएं करते हैं। हिमाचल की सरकार के अंदर इस प्रकार की बातें आ रही हैं जो इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख नौकरी देंगे। नौकरी तो दूर की बात गई, परंतु जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है हिमाचल के पास। ये घोषणा करते हैं परंतु देते कुछ नहीं है। तो हरियाणा के इस बार के चुनाव में लगता है हिमाचल का उदाहरण बार बार सामने आ रहा है। आज इसी पर हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय शर्मा जी। साथ में हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। चर्चा को विस्तार में विनोद जी के ही जरिए देता हूँ। विनोद जी, बार बार हिमाचल का उदाहरण दिया जा रहा है हरियाणा में, एकदम बिल्कुल पड़ोसी राज्य है। नहीं लाल जी, आपकी रिपोर्ट में एक चीज नहीं, अभी आम आदमी पार्टी का भी एक आया है इस पे
हाँ। कल जो 7 गारंटी देके मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पार्टी में एकदम पूरे झड़ी लगा रहे थे, तो आम आदमी पार्टी ने सीधे दावा ये किया है कि उनके घोषणा पत्र की फोटोकॉपी है कांग्रेस का घोषणा पत्र। तो अब तो ये कांग्रेस पार्टी को और ये आम आदमी पार्टी में ये कंपटीशन है कि रेवड़ी बांटने में, क्या आम आदमी पार्टी को पछाड़ने में कांग्रेस हर राज्यों में जिस तरह से ये बिजली फ्री और गैस कनेक्शन से लेके महिलाओं को पैसा देने की ये बात अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाने के साथ में इसको एक विस्तार दिया था। ये विस्तार देने के साथ शायद कांग्रेस में ये बात का शायद एक आत्मचिंतन हुआ होगा कि उनको लगा होगा कि चुनाव जीतने का ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। लेकिन चुनाव जीतने के इस फार्मूले में हिमाचल का हश्र जब लोग देखते हैं तो शायद हरियाणा के लोग एक बार यकीन करने में सोचेंगे जरूर कि जब आपने कहा कि हम 1 लाख नई नौकरी देंगे तो जो नौकरी कर रहे लोग हैं उनको भी सैलरी का टाइम से आप नहीं दे रहे। आपने कहा कि हम ओल्ड एज पेंशन स्कीम लाएंगे, आपने पूरा नहीं किया। इस इलेक्शन में आपने मैनिफेस्टो से ओल्ड पेंशन स्कीम हटा दिया। इस बार फिर हरियाणा में आप ओल्ड पेंशन स्कीम ले आए। तो कुल मिला के आप जो पूरे के पूरे कांग्रेस की जो फिलोसफी है चुनाव के, वो चुनाव की फिलोसफी इस बात पे टिक गई है कि चुनाव जीतने के लिए ये खटाखट इकोनॉमी सबसे बेस्ट है। अब कांग्रेस पार्टी को अगर ये लग रहा हो कि ये कांग्रेस पार्टी के इस खटाखट इकोनॉमी से अगर वो 52 से 99 हुए हैं तो इसी कॉन्फिडेंस से वो खटाखट इकोनॉमी का आप ये देख लीजिए कि 3.18 तो 3.25 लाख करोड़ का उस राज्य पे, एक छोटे से राज्य हरियाणा पे अपने एक स्टेट का जो है कर्ज है। उस स्टेट का कर्ज में अगर ये 7 गारंटी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार अगर बन जाती है तो कम से कम 60,000 करोड़ रुपए इमीडिएट उनको अतिरिक्त आज जुटाने पड़ेंगे साधन। ठीक है। तो क्या ये सरकार के बनाने से पहले ये लोगों के साथ एक धोखा नहीं है? बिल्कुल, इस बात को सोचना जरूरी है। बिल्कुल। विजय कौशिक जी, कैसे हरियाणा के लोगों को कन्विंस करेंगे, क्योंकि बहुत ही नजदीक में हिमाचल है और वहां के लोगों का हाल हरियाणा के लोगों को पता है। मैं बहुत दूर कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिमाचल तो बहुत ही नजदीक है। कैसे हरियाणा के लोगों को बताएंगे, इन गारंटियों का भरोसा कैसे दिलाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप हिमाचल की बात कर रहे हैं तो वहां भाजपा सरकार ने जाने से पहले हिमाचल का बेड़ा गर्क किया था। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसको सुधारने में जुटी हुई है। निश्चित तौर पर वहां हालात प्रतिदिन बेहतर हो रहे हैं। दूसरी बात हरियाणा की, हरियाणा बनने से लेकर कांग्रेस सरकार के रहने तक हरियाणा के ऊपर कर्जा जो था वो 2.25 लाख करोड़ था, जिसको इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने बढ़ाकर 3.25 लाख करोड़ पहुंचा दिया। यानी कि कई सौ गुना बढ़ोतरी कर्जे में कर दी है। आज हरियाणा को कर्जे में डुबोने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हरियाणा के अंदर एक स्मार्ट सिटी बननी थी, फरीदाबाद, वो आज तक स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाई? क्यों इनके मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद में आंसुओं से रोए और ये कहा कि मैं हजारों करोड़ रुपए भेजता हूं, न जाने कहां चले जाते हैं, कहां गायब हो जाते हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से बताना चाहता हूं कि हरियाणा में विकास के नाम पर हरियाणा को लूटा गया, भाजपा नेताओं ने लूटा और जमकर लूटा। और उसमें कुछ अफसरों की भी मिलीभगत रही। हम इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। आपने पूछा, पैसा लूटा गया है उसको वापस लाएंगे। आपने हिमाचल के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया, हरियाणा के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया विजय शर्मा जी की पार्टी को। तो अब विजय शर्मा जी का काउंटर तो बनता है। विजय शर्मा जी बताइए, आप ही को हिमाचल के लिए भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हरियाणा के लिए भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए लालचंद जी, हमारे विजय कौशिक जी शायद इनको दिखाई नहीं देता, तो ये आ जाए मेरे घर, पीछे मित्र हैं, पीछे पार्क में देख लें कि किस तरह से ओपन जिम लगा हुआ है, किस तरह से आए दिन यहाँ दुर्घटना होती थी। यहाँ अंडरग्राउंड बिजली के सारी जितनी खंबे खड़े थे सारे खत्म करके अंडरग्राउंड वायरिंग हो चुकी है। किस तरह से मेरे यहाँ जो है सेक्टर 16A और 19 का डिवाइडिंग था, किस तरह से सीमेंटेड रोड और चमका के बीच में सारा सब कुछ कर दिया है। अब बात आते हैं इनकी नीयत के ऊपर। ये कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो नहीं आ रहे, तो वो तो कुछ भी झूठे वादे करेंगे, किसी भी तरह के करेंगे और अनर्गल बातें करेंगे। अब आप देखिए, आपको मैं एक थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूं। इनके सिटिंग एमएलए अभी के और एक विधायक के उम्मीदवार
एक कहते हैं कि मुझे 2000 लोगों का कोटा मिलेगा नौकरी का, मुझे 50 वोट दीजिए, एक नौकरी ले जाइए। अच्छा, हाँ जी, आपको सुना देता हूँ, विजय कौशिक जी को पता है। नहीं ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है, मतलब टेंडर एक तरह से निकल रहा है, यही ना। दूसरे शमशेर गोगी जी हैं, हाँ। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे वोट दो, मैं अपना घर भरूंगा, साफ बोला है। टीवी वीडियो सुना देता हूं विजय कौशिक जी को। अच्छा, अपने रिश्तेदार जो बाहर से आए हुए हैं उनको भी नौकरी दूंगा, जो बाहर से आए हो कहीं से, कोई हिमाचल से आया है, कोई यूपी से आया है, कहीं से भी आया है, और सबको फायदे करेंगे। तो ये लूट भ्रष्टाचार जो हम कहते हैं ना, खर्ची पर्ची, वो इनके जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं। विजय कौशिक जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, विजय कौशिक जी काउंटर करना, बोलिए विजय कौशिक। आप मुझे बताइए, हमारे विधायकों ने आरोप लगाया है कि उनकी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर भाजपा की IT सेल ने चेंज करके जनता के बीच। अच्छा ठीक है, कितना तोड़ा मरोड़ा है विजय शर्मा जी, कितना तोड़ मरोड़ दिया है इनके विधायकों के वीडियो को आप लोगों ने। कहा है तो भाजपा को चुनाव आयोग से शिकायत करके उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, क्योंकि मुकदमा बनता है इन परिस्थिति में। और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ मुकदमा तो वीडियो तोड़ने मरोड़ने में भी बनता है, आप ही दर्ज करा दीजिए, और जो दोषी लोग हैं उनको अंदर पहुंचाएंगे। विजय कौशिक जी, मैं कह रहा हूं मुकदमा तो वीडियो को तोड़ने मरोड़ने में भी बनता है, आप ही दर्ज करा दीजिए ना केस। विजय कौशिक जी, शायद लगता है आप सुन नहीं पाए, कराएंगे और जांच कराकर जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार कराएंगे। और ये जो तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए क्या सरकार का आना जरूरी है? अभी भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। सुनिए, मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूं। दीजिए जवाब दीजिए। देखिए, अब या तो आपको पता नहीं है या आप जानबूझ के बताना नहीं चाह रहे हो। आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कहते हैं कि ये जो विधायक इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इनका निजी विचार है। तो अच्छा, निजी विचार है, वो ये नहीं कह रहे कि तोड़ा मरोड़ा गया है, वो कह रहे हैं निजी विचार है ना। अब आप ये तो मान लीजिए कि उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, हाँ। तो आप वोट चुन के आएंगे तो कैसे होंगे? एक बात। दूसरी मैं बात विजय कौशिक जी मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। आपकी 70 साल लगभग, अगर इनेलो की छोड़ दें, हम कभी अपने दम पे अकेले नहीं आए। 70 साल बनाम 10 साल आपने बिजली कितनी दी? 538 गांवों को मात्र दी आपने 24 घंटे, हम 5737 गांवों को दे रहे हैं। आपने नौकरी, ठीक है, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। विजय शर्मा जी, विजय कौशिक जी और विनोद जी, आप भी तीनों बने रहिएगा हमारे साथ, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, अनूप चंद्र मिश्र जी, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम खासतौर पर जो एक देश एक चुनाव को लेकर के कैबिनेट ने मुहर लगाई है, उस पर हम बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका डीडी न्यूज पर बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सर आपसे जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही हम समझना चाहेंगे कि भारत की जो विशालता है, जितना बड़ा देश भारत है, जितनी बड़ी आबादी है, हम जानते हैं कि यहां पर शुरुआत में कई दशकों तक एक देश एक चुनाव की तरह चुनाव हुआ, लेकिन आज के समय में यह कितना जरूरी है? लालचंद जी, अगर इसे देखें जी, तो मैं इस थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाना चाहूंगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम लोग गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 डाले गए, जिसमें पार्लियामेंट का और लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कार्यकाल जो था वो 5 साल रखा गया। और यद्यपि उसमें ये प्राविधान है कि अगर चुनी हुई सरकार जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आती है, रहती है, तो उसमें उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो संविधान के रचयिता थे, उनके दिमाग में यही कंसेप्ट था कि भाई इन्हें 5 साल दिया जाए ताकि ये जो चुनी हुई सरकार है ये अपना कार्यकाल पूरा कर सके। ठीक है। और इसीलिए अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बाबा साहब अंबेडकर ने जिस समय चुनाव आयोग को स्टाफ देने की बात थी, तो कहा भाई इनको स्टाफ नहीं देंगे,
इनको बहुत कम स्टाफ देंगे, क्योंकि हर समय तो चुनाव होना नहीं है। जिस समय चुनाव होगा उस समय ये स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टाफ मंगा लेंगे। तो क्योंकि हर समय चुनाव नहीं होने हैं, तो अगर आप देखें यही उनके दिमाग में कंसेप्ट थी और ये सिस्टम चलता भी रहा। बिल्कुल, पहला चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव हुआ, तीसरा, चौथा, 67 तक जो चुनाव हुआ, तो चुनाव आयोग ने जो चौथा चुनाव भी कराया उसमें 520 पार्लियामेंट की सीटें और 3563 असेंबली की सीटें जो हैं, इनका चुनाव साथ साथ कराया। बिल्कुल। तो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट 1967 तक चलता रहा। बिल्कुल। और चुनाव आयोग उसमें पूर्ण रूप से सक्षम रहा, सफल भी रहा, इसे कराने में। सही बात। ये तो केवल जिस समय लोगों की महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई, दल बदल होने शुरू हो गए, लोग इधर उधर, वो चुनी हुई सरकारें जब गिरने लगी 68 के बाद से, तब से ये कुछ व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। वरना ये एक जो पहले से संविधान के टाइम से तब तक की व्यवस्था थी वो यही थी कि इस देश में एक साइमल्टेनियस चुनाव होते। ठीक है सर, वर्तमान पर अगर आया जाए, अगर इस व्यवस्था को, ये व्यवस्था लागू हो जाती है आपसी सहमति से, व्यापक सहमति से, तो इससे संसाधनों का, जनता के पैसे का अच्छा उपयोग, बेहतर उपयोग हो पाएगा। और इससे क्या जो गवर्नेंस है, क्योंकि आज की तारीख में गवर्नेंस कितना महत्वपूर्ण हम सब जानते हैं, तो संसाधन की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, दोनों स्थिति में काफी सुधार आएगा क्या? लालचंद जी, आपने दो मुद्दे उठाए हैं जी। पहला है संसाधन का। अब देखिए पिछले 5 साल देखिए तो 25 चुनाव करा चुके हैं और 25 चुनाव, हर साल 7 से 8 चुनाव कराए जाते हैं वहां पर। अब उसमें स्पेशल समरी रिवीजन होता है और स्पेशल समरी रिवीजन, इलेक्टोरल रोल जो हैं उनका दोबारा से चुनाव के लिए, स्टेट के लिए वो समरी रिवीजन होता है। उसमें 3-4 महीने लगते हैं और लाखों लोग लगते हैं वहां पर। उसमें करोड़ों रुपए का व्यय होता है। फिर हर चुनाव में वहां पर पोलिंग स्टेशन लगते हैं, तो पोलिंग स्टेशन की सेटिंग में उसमें 2-3 महीने लगते हैं। उसमें अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी हर एक पोलिंग स्टेशन में देनी पड़ती है, उसमें भी करोड़ों रुपए लगते हैं। फिर कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस होगा, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन में सारी पूरी मशीनरी, उसको चाहे गाड़ियां हैं, चाहे स्टोरेज है, चाहे ईवीएम लाने हैं, चाहे लोगों को ले जाना है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते हैं जी। फिर वहां कैंपेनिंग का पीरियड, हर स्टेट में अलग अलग कैंपेनिंग का। अब कैंपेनिंग में वहां सैकड़ों रैलियां होती हैं और एक एक रैली में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा उसमें। ठीक है। फिर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, अच्छा 1.5 से 2 महीने एक इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा और 7 से 8 इलेक्शन अगर हर साल हुए तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वो है कि भाई उस समय कोई घोषणा नहीं हो सकती, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो सारा डेवलपमेंट एक्टिविटी ठप वहां पर। तो इसका पूरा असर गवर्नेंस पर पड़ता है। अगर आप देखें तो हजारों करोड़ का खर्चा जो है वो इसमें होता है हर साल बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। बिल्कुल। भ्रष्टाचार पर इससे कितना लगाम लग पाएगा सर? भ्रष्टाचार पर, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, उस पर कितना अंकुश लग पाएगा? लालचंद जी, ये भी आपने एक प्रश्न पूछा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि भ्रष्टाचार में देखिए, इसमें जब करोड़ों रुपए पार्टियां खर्च करेंगी तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर वो चंदा लिया जाएगा, अलग अलग जगह से चंदा होगा तो जिस आदमी से चंदा लिया जाएगा उसकी कुछ अपेक्षा होगी कि भाई ये भी कुछ करे। तो ये सारी चीजें, ये जो खर्चा है, ये भ्रष्टाचार की जननी है। तो अगर वो ये सारा खर्चा खत्म हो जाएगा, 5 साल में चुनाव होंगे, तो भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। जी। आपका चुनाव आयोग में एक गवर्नेंस की एक पॉइंट आपका रह गया। जरूर। गवर्नेंस का पॉइंट आपने कहा, तो गवर्नेंस में अगर आप देखें
तो ब्यूरोक्रेसी भी ये सोचती रहती है, अगर बार बार चुनाव होते हैं तो एक अनिश्चितता की स्थिति रहती है। बिल्कुल कि वहां पर सरकार जो है वो एक रेगुलर सरकार नहीं है, नीतियां जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है, भाई साल 6 महीने में तो दूसरी सरकार आ जाएगी। तो इन सच ए केस वो जब एक रेगुलरिटी नहीं रहती है तो ब्यूरोक्रेसी भी ये सोचती रहती है कि भाई इसमें एक सिग्नल गलत सा जाता है, तो वहां पर वो गवर्नेंस के लिए भी वो बहुत उचित नहीं है। अब आपके तजुर्बे से हम लोग जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग को इसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो? लालचंद जी, 2 चीजें हैं इसमें। पहला तो ये कि जो लॉजिस्टिक्स है, अगर आप देखें अब तो चुनाव ईवीएम से होते हैं और 12 लाख बूथ हैं, 12 लाख बूथ पर हर बूथ पर एक ईवीएम लगती है जी। तो ईवीएम का मतलब हुआ बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, ये पूरा एक ईवीएम का सेटअप है। तो 12 लाख ईवीएम हर एक जगह लगती है, कुछ उसकी ट्रेनिंग की 2-4-5%, 10% एक्स्ट्रा मान लीजिए। अगर वो चुनाव साथ होंगे तो हर पोलिंग बूथ पर एक पार्लियामेंट के लिए ईवीएम होगी और एक ईवीएम होगी असेंबली के लिए, तो दुगनी हो जाएंगी ईवीएम। तो ये 12 लाख ईवीएम और चाहिए होंगी। तो इनका जो मैन्युफैक्चर है वो होता है, ये 2 कंपनी करती है, सरकारी कंपनी, एक BEL है और एक ECIL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। तो ये दोनों कंपनी, इनको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो इन्हें करीब 1.5-2 साल लगेंगे इसे बनाने में, और जो भी ईवीएम का खर्चा होगा। इसके अलावा तैयारी में अभी जैसे 4 पोलिंग ऑफिसर लगते हैं, 1 प्रिसाइडिंग अफसर, 3 पोलिंग अफसर, उसमें अगर साइमल्टेनियस होगा तो उसमें कुछ स्टाफ थोड़ा और बढ़ जाएगा, और इसी तरह थोड़ा सुरक्षा बल जो है वो भी थोड़े से बढ़ जाएंगे जी। मगर इतना बड़ा देश है, हमारे पास इतने बड़े संसाधन हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई बहुत दिक्कत होनी चाहिए। एक बात, अगर पार्लियामेंट इस प्रकार का एक निर्णय, ठीक है, एक बात सर, एक बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि अगर मान लीजिए किसी विधानसभा का कार्यकाल बीच में किसी भी वजह से खत्म हो जाता है, सरकार नहीं बन पाती है, तो वैसी स्थिति में क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, इस व्यवस्था को लागू करने पर? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम तो चुनाव कराना है। क्या व्यवस्था प्रतिपादित होती है ये तो व्यवस्थाकारों का, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको तय करना है। मगर एक चीज है कि जैसे अभी ना आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172, ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल हैं, इनमें व्यवस्था है कि भाई पार्लियामेंट का और असेंबली का जो कार्यकाल है वो 5 साल तक चलेगा। और मध्यावधि चुनाव होते हैं तो भी 5 साल तक चलेगा उसके बाद। तो अगर वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था बनती है, जैसे कि ये कोविंद कमेटी ने ये कहा है कि जब अगर चुनाव होंगे तो भाई फिर इसके बाद अगला चुनाव जो है वो बैलेंस पीरियड के लिए होगा। बिल्कुल, जैसे कि किसी सीट पर एमएलए और एमपी के लिए होता है, जैसे किसी सीट पर बीच में एमएलए या एमपी के लिए होता है कि बाकी समय के लिए उनका उपचुनाव किया जाता है। जी नहीं, अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट तो 5 साल चला और बीच में असेंबली जो है वो 2 साल के बाद, जैसे असेंबली भंग हो गई, तो इन्होंने व्यवस्था ये रखी है कि बैलेंस पीरियड अब 3 वर्ष रह गए, 3 साल के लिए, तो वो जो अगली जो असेंबली होगी वो 3 वर्ष के लिए चुनी जाएगी, जो बैलेंस पीरियड है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था वो प्रस्तावित कर रहे हैं, वो तो पार्लियामेंटेरियंस तय करेंगे कैसी व्यवस्था होगी। बिल्कुल, कई तरह के फायदे हैं और तभी तो इतना हाई लेवल कमेटी ने ये सिफारिश की है, और आपने बहुत अच्छे तरह से हमारे दर्शकों को हमको समझाया कि इसमें किस तरह के फायदे हैं और क्या कुछ इससे बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और डीडी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र मिश्र जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि अभी कुछ ही देर पहले कटरा में प्रधानमंत्री ने एक खास बात कही है मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए, उस बात पर, उनके उस बयान पर करेंगे चर्चा।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में कहा कि आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। नक्सली सोच के साथ कांग्रेस की नक्सली सोच पर, और कांग्रेस ने यहां की डोगरा परंपरा पर भी हमला किया है और अनाप शनाप लांछन भी लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, इसी नक्सली सोच के साथ कांग्रेस ने यहां डोगरा परंपरा पर भी हमला किया, अनाप शनाप लांछन लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये डोगरों की धरती पर आकर यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। कांग्रेस के नेता ने डोगरा विरासत पर ये हमला जानबूझकर किया है। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। तो प्रधानमंत्री ने जबरदस्त हमला किया है कांग्रेस के ऊपर कटरा में, जम्मू कश्मीर के कटरा में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, और साथ में विनोद मिश्र जी, हमारे सलाहकार संपादक। विनोद जी, प्रधानमंत्री तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अहमदाबाद में जो उस दिन 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में, जिसे कहते हैं कि एक बार फिर से अब वो पूरी तरह से फॉर्म में लग रहे हैं, और उसी के कंटिन्यूएशन में अगर कहें तो आज उन्होंने बड़ा जबरदस्त हमला बोला है। अभी हम सुनवा भी रहे थे, और उसमें उन्होंने उससे पहले ये भी बात कही थी कि कांग्रेस के ऊपर लगता है नक्सली सोच पूरी तरह हावी हो गई है। ये अभी अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो देखें, जम्मू के कटरा में जो उन्होंने ये पब्लिक एड्रेस को संबोधित करते हुए कहा है, तो ये विजय जी के लिए चिंता की बात है कि राहुल गांधी विजय जी हैं इनमें से अपने विजय कौशिक जी के लिए उनके लिए कि राहुल गांधी का जो अमेरिका में दिया गया बयान है, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ चर्चा करते हुए, जो राहुल गांधी ने वहाँ अमेरिका में अपने लोगों के साथ में बात करते हुए कहा था कि जो देवी देवता होता है वो भगवान नहीं होता, उसी पर और वो देवता भगवान नहीं होते हैं। उसी को लेके आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको समझाया, इस बात को रखे थे लोगों के सामने में कि भाई ये जो सोच है, नक्सली सोच है, ये नक्सली सोच वाले लोग, ये पूरे कांग्रेस की जमात किस तरह से हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। यहाँ भारत की परंपरा में
हर गांव में, हर शहर में, हर जगह में लोगों के अपने अपने इष्ट देवता भी हैं, बिल्कुल, जो उसके लिए भगवान से कम नहीं होते हैं। और आप अगर किसी जगह पे ये ज्ञान देने लगिए और कहिए कि ये देवी देवता कोई भगवान नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है आप भारत की परंपरा के बारे में कितनी समझ रखते हैं ये कहने की बात तो नहीं है, लेकिन आप भारत की परंपरा, संस्कृति, सनातन को आप एक तरह से इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आज बात कही है वो सीधे सीधे अर्बन नक्सल का वो मुद्दा उठाया। बिल्कुल, इसीलिए ये अर्बन नक्सल के सोच वाले लोग जो विजय कौशिक जी के सारे टीम के उनके कर्ता धर्ता हैं, विजय कौशिक कई बार हम लोग के साथ चर्चा में बोल चुके हैं, राहुल गांधी की टीम के लोग, इसीलिए ये कन्हैया कुमार, अभी जस्ट मैं पूरी कर दूं कि कन्हैया कुमार जो भारत तेरे टुकड़े होंगे और वो अफजल गुरु के नाम से जो जेएनयू के उनका अभियान शुरू हुआ था, वो कन्हैया कुमार विजय कौशिक से बड़े नेता हो गए। आज कश्मीर में सबसे ज्यादा कांग्रेस के बड़े स्टार प्रचारक में कन्हैया कुमार है जी। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहने का तो हक बनता है कि वो ये बात कहें कि ये भारत जो है या यही कांग्रेस है जो बात उन्होंने कही है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हम प्रतिक्रिया तो लेना चाह रहे थे। आप उस चीज को, ये अर्बन नक्सल के चीजों को आप भारत में कांग्रेस ने एक कल्चर बना दिया है। प्रतिक्रिया हम लेना चाहते थे लेकिन अभी समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, कभी और जुड़ेंगे। विजय कौशिक जी, विजय शर्मा जी, विनोद जी, आपका भी शुक्रिया। और इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रही है। एक खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 60वें वर्षों को हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी पदक विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। ये सभी शिक्षकगण, माता पिता, अभिभावकगण भी बधाई के पात्र, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और आपका मार्गदर्शन किया। मैं आज इस अवसर पर इंदौर शहर के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लगातार 7 बार भारत की स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आने वाले इंदौर के निवासियों ने स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैं इंदौर के प्रशासन और सभी निवासियों को विशेष बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, ये विश्वविद्यालय इंदौर की महारानी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे नामित है। इसी वर्ष पूर्ण सड़क माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती भी मनाई जा रही है। लोकमाता अहिल्याबाई 18वीं सदी के समय में भी शिक्षा के महत्व को समझती थी। उनके पिता ने भी उन्हें उस दौर में शिक्षित किया जब लड़कियों को पढ़ना आम बात नहीं थी और समाज के अनेक लोग इसका विरोध भी करते थे। उनका जीवन महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन और शासन काल में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नवीन और सफल प्रयास किए हैं। उन्होंने जनजातीय समाज की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्णय लिए और उनके विकास के लिए अनेक कार्य किए थे। ये सब को ज्ञात है कि देवी अहिल्याबाई ने राज्यों के कुशल प्रशासन, न्याय परायणता एवं कल्याणकारी कार्यों में कई मानक स्थापित किए थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सक्रिय होकर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से वे रास्ते बनाए जिन पर आज हम सुगमता से चल रहे हैं। उनकी ख्याति देश ही नहीं विदेश तक भी फैली थी। स्कॉटलैंड की कवियत्री जोआना वेली की लेख लिखी है कि एक कविता मेरे संज्ञान में लाई गई है। ये कविता बहुत लंबी है लेकिन इसकी 2 पंक्तियां मैं यहाँ कहना चाहूँगी। इनसे महारानी अहिल्याबाई का हृदय की उदारता और उनका व्यक्तित्व सर्वत्र
सम्मानित होने का पता चलेगा। Kind was her heart and bright her fame, and Ohila was her honored name. मैं लोकमाता देवी अहिल्याबाई की स्मृति को सादर नमन करती हूँ। ये महारानी अहिल्याबाई के आदर्शों के अनुरूप ही है कि आज इस विश्वविद्यालय में पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक है। सभी बेटियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ऐसे नहीं कि मैं बेटों को बधाई नहीं देती। मुझे विश्वास है कि आप जीवन के सभी बाधाओं को पार करते हुए अपना रास्ता खुद बनाकर आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यहाँ की पूर्व छात्रा और लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने जनसेवा और लोकतंत्र में योगदान देने का अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए और आज हमारे बीच में है। मैं उनको सादर नमन करती हूँ। इन विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत है। मैं सभी शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों को कहना चाहूँगी कि बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि भारत 2047 में सबसे विकसित देश, सबसे आगे चलने वाले देश के रूप में हम बनाना चाहते हैं। इसीलिए आधा आबादी जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, माता है, बहनें हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए तो हम सबका उनका सहयोग की, उनका प्रोत्साहित करने की जरूरत आवश्यकता है। अगर आपके सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी बेटियां बड़े सपने देखेंगे और उन्हें साकार करेगी, तो भी सही मायने में आप देश के विकास में भागीदारी बन पाएंगे। देवियों और स्वजनों, पिछले 6 दशकों में ये विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण और बहु विषयीय शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय और इससे जुड़े महाविद्यालय में 3 लाख से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विश्वविद्यालय के परिक्षेत्रों में मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले आते हैं जहां जनजातीय आबादी अधिक है। मुझे बताया गया है कि हाल ही में यहाँ एक ट्राइबल स्टडी सेंटर भी शुरू किया गया है। एक खुशी की बात है कि ये विश्वविद्यालय जनजातीय, ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र की उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा लगाए हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबके सहयोग, सबका विकास जरूरी है, सामूहिक विकास जरूरी है। इसीलिए सर्वांगीण विकास के लिए जो पिछड़े हैं उनको भी आगे लाने के लिए केवल सरकार ही नहीं, सबका सहयोग जरूरी होता है। ये उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी ने अनेक क्षेत्रों में योगदान भी दिया है। सैन्य सेनाओं से लेकर राजनीति, खेल, मीडिया, पर्यावरण संरक्षण तथा अन्य क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये सराहनीय है कि देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति को भी लागू किया है और अनुसंधान, नवाचार तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे सभी प्रयासों के लिए मैं विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के दिन का आप सबके लिए और इस विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व है। आज का दिन आप सभी के लिए उत्सव मनाने का अवसर है, साथ ही अपने भविष्य के लिए गंभीर संकल्प लेने का भी अवसर है। आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण निर्णय भी लेनी है और जीवन में सही पथ चुनकर आगे बढ़ना भी है। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने ये निर्णय ले लिया होगा कि
कौन सा प्रोफेशन अपनाने वाले हैं या कहाँ उच्च शिक्षा लेने वाले हैं। लेकिन आप में से अनेक विद्यार्थियों ने मन में अभी भी ये दुविधा है कि नौकरी करें या आगे पढ़ाई करें, एंटरप्रेन्योरशिप बने या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें। मैं चाहूँगी कि आप अपने भविष्य के बारे में सोच समझकर निर्णय लें। इस बारे में आप अपने माता पिता, शिक्षकों और अन्य अनुभवी लोगों से भी सलाह ले सकते हैं। ये निर्णय आपके जीवन की दिशा को जरूर बदलाएगा और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यहाँ से बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे तो अपनी उपाधि, कौशल और ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्य, मित्रता और गुरु शिष्यों के संबंध रूपी अमूर्त संपदाएं भी यहाँ से लेकर जाएंगे। आपको लोग पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से आप आए हैं, आपका गुण, आपका व्यवहार इस विश्वविद्यालय का नाम बाहर में भी जरूर प्रदर्शित होगा। ये आपके गुण, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके ज्ञान द्वारा। इसीलिए आप में से प्रत्येक की अलग अलग जो क्षमताएं होंगी, उसी क्षमता के अनुरूप इस विश्वविद्यालय, ये शहर, ये प्रदेश, ये देश का नाम आपका रोशन करने के लिए आपका जो भूमिका होगा बहुत बड़ा होगा। इसीलिए इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और आगे बढ़ना होगा। भविष्य में आप किस क्षेत्र में या किस पद पर कार्य करेंगे, इसका निर्णय आपकी क्षमता और आपकी रुचि पर आधारित होना चाहिए। अगर इस आधार पर आप अपना रास्ते चुनेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमने इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सब सक्षम हैं एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। मैं आपके आग्रह करती हूँ कि आप अपने ज्ञान और नवीनतम टेक्नोलॉजी को प्रयोग करेंगे, समावेशी विकास को बढ़ावा दें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप जरूर सोचेंगे। इस बात को सदैव याद रखें कि सबके विकास में ही आपका अपना विकास निहित है। केवल अपनी आजीविका और अपने परिवार का विकास आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य धियो यो न प्रचोदयाम पवित्र गायत्री मंत्र का हिस्सा है। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है। वैदिक देवता सविता, जिन्हें सूर्य का रूप भी माना जाता है, उनसे प्रार्थना की गई है कि हमेशा हमारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध विचारों और शुद्ध आचरण भी अच्छे जीवन की आधारशिला है। ये ध्येय वाक्य अच्छा है और इसी के आधार पर आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप देश तथा समाज के बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सीधा प्रसारण आप इंदौर के देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह को वहां पर संबोधित कर रही थीं। आज के लिए इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।